गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग इसलिए कि आज मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। चलो छोड़ो सब फालतू बातें, अब शुरू करें पर पढ़ाई। मैंने बोला था आपको बस ये मेरा लास्ट लेक्चर है काहे का, यूट्यूब का। इसके बाद सदर में भी 70% ओपन हो गया है। मैं कंटेनमेंट जोन में नहीं हूँ तो मैं बाहर निकल आऊँगा। तो अब कल या परसों से आई विल बी स्टार्टिंग माय रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस। आप सब लोग अपना क्या बोलते ईमेल वगैरह डिटेल दे देना। EMI मैं कह रहा हूँ, मेल ID दे देना और भेज देना, तो फिर आपको मैं 3 दिन के बाद रेगुलर कर दूंगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते वही पढ़े। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ें उनसे मैं निकाल सकूँ, क्योंकि मेरे रिज़ल्ट आज तक की डेट में कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, आप सबको पता है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपसे आखिरी का मतलब ये है कि ये बस एक्सरसाइज करना है अपन को फोर्स की। मैंने आपको एक PDF भेजा है। अगर आपने PDF देखा हो तो मैंने कुछ क्वेश्चन बोला, उसमें F लिख देना। एक्चुअली दिस चैप्टर 1 कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स। चैप्टर यूनिट 1 कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर, जिसे हमने 2 पार्ट में यूनिट को डिवाइड किया है। इस चैप्टर 1 में 3 सब चैप्टर है। कौन कौन से? फोर्स, दैट इज कूलम्स लॉ, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 3 गॉस थ्योरम। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बोला था F टिक कर लो। तो आपने 1 किया होगा, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये किए होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 के बाद मेरे बेटे 23, 24 और 25, 23, 24 एंड 25। इतने क्वेश्चन हमको लगाना है फोर्स के लिए। इन क्वेश्चंस को मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रॉपरली क्वेश्चन लिखो एंड स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपके पास नहीं, 1-2 बार इन्हें करो, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोई कुछ भी कहे, सब बकवास बातें हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। ये अपन कर चुके हैं। इफ 10 to the power of 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। पहले दिन, सबसे पहले दिन किया था। ये क्वेश्चन 2 भी अपन लगा चुके हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। मैंने बोला था, मान सकते हैं आप 250 ग्राम ऑफ वाटर है। तो मैंने पहले वाटर के मॉलिक्यूल निकलवाए थे। मॉलिक्यूल से मैंने फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए थे। Q इज इक्वल टू NE करके नंबर ऑफ चार्जेस बताए थे। ये सबसे पहले दिन ही हमने ये दोनों आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से सुनो। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for an electron, proton, for 2 proton। बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो। ये कह रहे हैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो मास पे निर्भर करती है, ये चार्जेस पे निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, इनके बीच दोनों फोर्स को कंपेयर करो। कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी दोनों को निकालो। कंपेयर मतलब टू डिवाइड विद ईच अदर, रेशियो निकाल दो। और नंबर 2 पर ये कह रहे हैं फाइंड कंपेयर द फोर्स फॉर द 2 प्रोटॉन्स। चलो देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इसका डिस्टेंस हमने r मान लिया, ठीक है। तो बेटा इन सब के मैग्नीट्यूड आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स क्या होगा? FE इज इक्वल टू, या F कैपिटल E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9, ध्यान देना, इंटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दोनों का जो चार्ज है बेटा, उनकी वैल्यू सेम है। तो क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 होल स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनना। चार्ज का मैग्नीट्यूड एक ही है। मैं 100 बार कह चुका हूं, गलती से भी चिन्ह नहीं लगाओगे इन दोनों चैप्टर्स में। क्लियर? फिर आगे आओ। अब इसके बाद कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपने कहा सर
Fg is equal to 6.67 into 10 to power of minus 11 into mass of electron। याद रखना mass of electron क्या होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, me into mp अपॉन r स्क्वायर। याद रखना ये e into e था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। Fg is equal to 6.67 into 10 to power of minus 11, mass of electron is 9.1 into 10 to power of minus 31, mass of proton 1.67 into 10 to power of minus 27 divide by r square। ये r क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है कि क्यों बेकारी परेशान होना। तो Fe अपॉन Fg जब आप दोनों को रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 इंटू 1.6 into 10 to power of minus 19 whole square divide by 6.67 into 10 to power of minus 11, 9.1 into 10 to power of minus 31 into 1.67 into 10 to power of minus 27। तो क्या आया, Fe, ध्यान देना, Fe is equal to for electron proton 10 to power of 39 times of Fg। it is equivalent किसके लिए, याद रखना, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 10 power of 39। सिमिलरली फॉर दो क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद प्रोटॉन प्रोटॉन, तो आपने कहा मान लीजिए ये दो प्रोटॉन है, ठीक है, ये P, वैल्यू दोनों की एक ही होगी, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू P। तो आपने कहा Fe इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 19 होल स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस r मान लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 इंटू 10 to power of minus 11, mass of proton whole square divide by r square। so Fg is equal to 6.67 into 10 to power of minus 11, 1.67 into 10 to power of minus 27 whole square divide by r square। so Fe याद रखिएगा is coming to be as 10 to power of 36 times of Fg। that is for proton। पक्का, ये दिया नहीं है, इसको आप अलग से ग्रीन पेन से लिख लेना विद ग्रीन इंक दूसरे एग्जाम के लिए। कोई ना इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, तो आएगा क्या, Fe इज इक्वल टू, बिल्कुल यही तरीका है कैलकुलेट करने का, 10 to power of 42 टाइम्स ऑफ Fg। तो मेरे बेटे अगर आप तीनों को कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, आप ये पाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फार ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पीछे तर्क है, वो सिखाना चाहते हैं आपको, आप जानें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप कंपेयर करें तो कौन स्ट्रॉन्गर है, कूलम्ब स्ट्रॉन्गर निकले। अब इसके बाद ये कहते हैं, ध्यान से सुनो, सेकंड पार्ट इसी का, आप लोग इसका कॉपी जरूर निकलवा लें एक। देखो ये कहते हैं, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन when they are separated by, proper लिख लेना, when they are at, it is when they are at 10 to power of minus 10 मीटर, सुधार लेना, एंड इनका मास दिया। तो लो देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये मेरे बच्चों, 3। तो थर्ड का सेकंड, दैट वाज थर्ड का फर्स्ट। तो देखो बेटा ये कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to power of 9 फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या लिखोगे, इंटू 1.6, दैट इज 1.6 इंटू 10 to power of minus 19 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये कह रहे हैं डिस्टेंस इज 10 to power of minus 10, 10 to power of
-10 होल स्क्वायर। अब बच्चों जैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। तो फोर्स क्या होता है, मास पहले इलेक्ट्रॉन का लिए लिख देता हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मत सोचना सर देख नहीं रहे, फोर्स की जगह मैंने क्या कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सबको समझ में आ गया। मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। वैल्यूज रख दिया, सॉल्व करके बता दिया। अंत में नतीजा क्या निकला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां आओ, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इतना है, प्रोटॉन का निकालो, तो फॉर इलेक्ट्रॉन अपन ने दोनों को क्या कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू दिस। तो आपने कहा सर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 होल स्क्वायर अपॉन 10⁻−20। सो दैट इज AE is equal to 9 into 10⁻9 1.6 into 10⁻−19 whole square 10⁻−20. mass of electron is 9.1 into 10⁻−31. solve it out, this much meter per square second. ये अब कर लिया करिए, मैथमेटिकल अगर कुछ मिस्टेक है तो ये अब आप जानते हो जाती है। मेरा बेसिक मतलब है हम जो सिखाना चाहते हैं वो आ रहा है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला फॉर प्रोटॉन, अगर बात प्रोटॉन की करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन AP इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 होल स्क्वायर अपॉन 10⁻−20। सॉल्व कर देना, AP निकाल लेना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ MP। क्लियर, सॉल्व इट आउट। अच्छी तरह नोट्स बनाना। अब जो मैं क्लास पर मतलब मंडे से शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन रेगुलर, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से चलेंगे। मैंने 10 दिन 11 दिन लगा दिए हैं, ध्यान लगाइएगा आप। 10-11 दिन वाले काम कर दिए हैं मैंने, इसलिए प्रॉपरली काम करना ढंग से। 9 दिन आई मीन से 10 दिन, ये 2 दिन का हो जाएगा लेक्चर, 10 दिन। इसलिए छोटे से चैप्टर मैंने इतना डिटेल इसलिए किया काम कर सकूं। मैं दूसरी PDF भी भेजूंगा जो दूसरे एग्जाम्स के लिए होंगे। हरी अप हरी अप। Hurry up, boys and girls. चलिए, now come to question number 4. Is it clear to everybody? समझ में आ गया? जो बच्चे चालाक हैं वो लाल पेन से आखिरी में ऐसा लिख लो, FE ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, फॉर इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, FE इज इक्वल टू 10⁻42 टाइम्स ऑफ FG। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन FE इज इक्वल टू 10⁻39 times of FG. Proton is equal to, that is being FE is equal to 10⁻36 times of FG. ये तीनों को एक जगह लिख लो, बहुत काम बाद में आएगा आपके, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स अधिक। क्लियर? अब आगे चले, shall I erase this? now थोड़ा ध्यान से करते रहना बच्चों। इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लेना जिनके पास बुक्स नहीं हैं उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से अच्छी तरह से सुनो। पहले अपन एक अच्छी सी बात कर ले। मैंने बोला था चार्जिंग बाय कंडक्शन, अगर ये बॉडी अनचार्ज बॉडी से जुड़ती है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मान लो ये Q था, ये 0 था, तो जुड़ने के बाद कंडक्ट होगा Q/2।
और मैंने एक बात सिखाई थी पहला ही दिन या दूसरे दिन की बात, अगर ये अलग है तो इसके लिए कहानी कुछ और होगी। QA, अगर इसे A मानते हैं, QA इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ RA अपॉन RA प्लस RB, QB वाइस वर्सा। तो एक सी जब बॉडी होगी तो क्या हो जाएगा, इनका मीन निकलेगा। बहुत ध्यान रखना, इस पर अपन बात करने जा रहे हैं। नाउ पे अटेंशन, ध्यान से सुनो। ये कहते हैं ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter as shown. मैं बनाता हूँ डायग्राम। The resulting repulsion of A is noted. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D as shown in figure. Distance between them is 5 centimeter as shown. What is the expected repulsion of the basis of the Coulomb's law? Sphere A and C, sphere B and D have identical size. मैं समझाता हूँ क्या बोला इन्होंने। पहले मैं डायग्राम बना दूं। ये एक बॉडी A, ठीक है, जो कि नायलॉन थ्रेड से अटैच्ड है। यहां पर एक हैंडल है, इस हैंडल से एक बॉडी और अटैच्ड है, एक स्फेरिकल बॉडी और अटैच्ड है। ठीक है मेरे बेटे, ये A, ये B, ये Q1, ये Q2। ध्यान से सुनना, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लो। R मतलब कितना दिया हुआ इनिशियली, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आई होप सो 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ A इज नोटेड। ठीक है, तो अब फोर्स निकालो। तो आप कहते हो सर F इज इक्वल टू, हैड दे गिवन द वैल्यूज, F is equal to K times of Q1 Q2 upon R square। अपन ये वैल्यू नहीं भर रहे, रहने दो अभी। ठीक है, ये हुआ F1। अब वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसके पास एक बॉडी और लाई गई। अब थोड़ा सा देखिए डायग्राम, इस पर साइज एक ही है, याद रखना, बदला नहीं है, नहीं तो कहो सर एक्सपेरिमेंट जैसा दिख नहीं रहा। और ये दूसरी बॉडी है, और ये हो गई दूसरी बॉडी B, ये B, इससे एक बॉडी C टकराई गई और इससे एक बॉडी D। दोनों की साइज A का C से मिलता जुलता है, B का D से मिलता जुलता है, यानी B and D are identical, A and C are identical, but they are uncharged. They are uncharged and distance is being separated by 5 centimeter, that means R by 2। फिर से सुनो, ये दोनों थे, दो थे बॉडी, दोनों के बीच डिस्टेंस R था, दोनों बॉडी अलग अलग, दोनों के बीच फोर्स निकाल लिया। ठीक है, लेट दिस बी F1। अब मैंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब एक बॉडी A से आके टकराई अनचार्ज, एक स्फीयर, और एक टकराया आकर के किससे, B से, इसको D का। ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब क्या हो जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 बाय 2, Q1 बाय 2, Q2 डैश विल बी इक्वल टू Q बाय 2। अगर पल्ले नहीं पड़ा तो गलत बात है, Q प्लस 0 अपॉन 2, सिंस बॉडीज आर आइडेंटिकल हैं, इसलिए मेरे बेटे मैंने क्या किया, इसमें एवरेज निकाल दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू R बाई 2। नाउ फाइंड न्यू फोर्स। तो आपने कहा F डैश
इज इक्वल टू, इसको एफ ही रहना दो, एफ डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू बाय टू इंटू क्यू बाय टू इंटू अपॉन आर बाय टू होल स्क्वायर. सो एफ डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 4 into 4 upon r square. 4 enjoys. So f dash is equal to k times of q square by r square, or in other word f dash is equal to f. देखो ध्यान से, फिर से ध्यान दो. There are two body spherical balls, both being charged to some level whatever it may be. दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर. 10 की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन ने वैसे सॉल्व कर लिया. f is equal to k times of q1 by q2, q1 into q2 by r square. Now what they had done, identical body is comes in contact with the two. A और C याद रखना, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, लिखा हुआ है आइडेंटिकल. ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, गलती ना हो, नहीं तो सब गलती कर दोगे. अगर ये नॉन आइडेंटिकल होगी तो मैंने जो तरीका सिखाया था पोटेंशियल बराबर करके वो होगा. तो देखिए Q1 हो जाएगा, जब आइडेंटिकल है तो एवरेज निकाल दिया, इसका भी एवरेज निकाल दिया, दूरी दोनों के बीच इन्होंने रिड्यूस कर दी हाफ, तो एफ डैश क्या आया, ये आया. हेंस इट इज कमिंग टू बी इक्वल टू एफ. ठीक है, एक बार ठीक है. इज इट क्लियर? राइट इट एवरीबॉडी. ठीक है, हो गया. अच्छी तरह लिखो, बिल्कुल बिंदास. ये 1 ले लो अगर तुमको दिक्कत जाती है, ये 2 ले लो. फ्रॉम 1 and 2 बार बार दोहरा रहा हूं, इसमें याद रखने वाली बात है, ये आइडेंटिकल हैं तभी मैंने इनका एवरेज निकाला है. अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो इसके लिए मैं फॉर्मूला कुछ और लगाता, वो सब मैंने सिखाया है. चार्जिंग में जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया, जिनने नहीं पढ़ा, चार्जिंग मेथड पे ध्यान, चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें ये कहानी मैंने आपको डिटेल में समझाई है. लिखो बेटा, हरिया. अब थोड़े गरीब टाइप क्वेश्चन नंबर कर लोगे ना, तो जल्दी करो प्लीज, हरी आप. याद रखना, फ्रॉम कमिंग मंडे आई विल बी टेकिंग योर ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस. मेरा सदर फ्री हो गया, नाउ आई कैन गो टू सिविल लाइन एंड फ्रॉम देयर आई विल स्टार्ट डूइंग दैट. 2-3 दिन आप देख लेना, कोई भी फॉल्ट समझ में आए मुझे तुरंत बताना कि सर इसमें ये दिक्कत जा रही. वैसे मैं कोई भी फॉल्ट आने नहीं दूंगा, फिर जो भी आएगी मैं बताऊंगा और वो सॉल्व करके विल स्टार्ट कंटिन्यू. चलें इसको, चलिए ये मैंने इरेज कर दिया. अब आते हैं, ये हो गए. अब इसके बाद के क्वेश्चन की बात करें तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों में कराए थे. कंसीडर द 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. मैंने लेंथ ले ली थी A. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q एट द सेंट्रॉइड, ये भी कर दिया था. मैंने आपको ये भी सिखाया था हाउ टू फाइंड द चार्ज एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल और द स्क्वायर और व्हाटएवर इट मे बी. तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, देख लेना, मैंने NCERT उसमें लिखवा दिया था. अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13. ये तो गरीब टाइप है बहुत ही. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10⁻⁷ कूलम एंड 3 into 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर. तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, Q1 they had given us how much, 2 into 10⁻⁷, 2 into 10 to power of -7. Q2 is equal to 3 into 10 to power of -7. R is equal to 30 into 10 to power of -2 meter. Don't at all waste the time कि पहले सेंटीमीटर लिख रहे हैं फिर मीटर कर रहे हैं. बच्चों जैसी बातें बंद करो, डायरेक्ट करने की आदत डालो. तो देखो बेटा, व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड द फोर्स. सो 9 into 10 to power of 9. मैथमेटिकली देख लेना, मैं मिस्टेक ना करूँ तो सुधार लेना. 3 into 10 to power of -7 upon 30 into 10 to power of -2 whole square. Solve it out. This will be the answer in Newton. क्लियर? सीधा सीधा गरीब टाइप क्वेश्चन है ये. 30 सेंटीमीटर, माइंड यू, गिवन इन सेंटीमीटर, I had converted into meter, mind you. That's why answer will be Newton. चलो अब और आगे चलें. चलें बेटा आगे. चलो अब ये तो आप भी कर लोगे, बहुत गरीब टाइप है.
दूसरा ही बहुत सिंपल सा है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14, electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. कितना इंटरेस्टिंग है. फोर्स इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन. ठीक है. Q1 is equal to 0.4 microcoulomb -6 coulomb. Q2 is equal to minus 0.8 into 10 to the power of -6 coulomb. Am I right? What is the distance between the two sphere? Obviously, दो आपको इस चार्ज दे दिए गए हैं, ये Q1, ये Q2, or you have to determine F they had given. F they had given. So वही फंडा, क्या F is equal to 9 K times of Q1 Q2 by R square. मैंने बार बार चिल्ला के बोला था, nothing to do with this negative charge, nothing to do with the negative charge in first and second chapter. We'll be doing it from third chapter. बिल्कुल सेट कर लो ब्रेन में, फालतू दिमाग ज़्यादा बिल्कुल मत चलाओ, वेस्ट नहीं करना टाइम. तो देखो बेटा, ये हो जाएगा क्या, 0.2 is equal to 9 into 10 to the power of 9 into 0.4 into 10 to the power of -6, 0.8 into 10 to the power of -6 divided by R square. That's what we have to find, R square. So my guys and girls, R square is equal to 9 into 0.4 into 0.8 into 10 to the power of -3, देख लेना गलती ना करूं, -1293 डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ जाएगा दिस मच इन मीटर. क्लियर? आर निकाल लीजिएगा. अब आगे चलो. What is the distance between the two sphere? What is the force on the second sphere due to the first? याद रखना, मैंने आपको बोला था कि जब कभी एक का फोर्स निकालने को बोला जाए तो आपने निकाल लिया, फिर वो बोलते हैं दूसरे का फोर्स क्या होगा, तो मैंने क्या लिखवाया था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा. देखिए यहां वो चेक कर रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, on the second sphere is same in magnitude but लाल पेन से opposite but act opposite in direction as compared to first. As compared to first. थोड़ा सा रात की वजह से प्रॉपर हो सकता है दिखना हो, लेकिन कोशिश करिए प्रॉपर दिखे. तो क्या लिखोगे, जो फोर्स इसमें है F इज इक्वल टू 0, ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ, 0.2, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी द सेम बट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. लिखना है तो लिख भी लो, थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए. फॉलो, क्या लिखोगे, कूलम्स लॉ in vector form, that what I have taught you. ठीक है बेटा, लिखो जल्दी जल्दी. जिन बच्चे, उनके लिए खासकर जिन्होंने पढ़ाई की नहीं, अब करेंगे, जिन्हें ऐसा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है. याद रखना, मंडे से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड चैप्टर पे आऊँगा, इसके यानी इसके आगे वो करेंगे. ये जितना मैंने 10 लेक्चर में करा दिया है, प्रॉपरली करो, डोंट वेस्ट द टाइम. अभी शुरू करो, अभी नोट्स बनाओ, फाइनल करो उनको, और प्रॉपर सिस्टमैटिकली के क्वेश्चन लिख के सॉल्व आउट करो. देखो कैसे नंबर नहीं आते. फिर चलते हैं आगे. Shall I erase this now? चलो अब आगे चले. चलिए अब बड़ी मजेदार बात, वही जो अभी पहले कर चुके हैं. चेक द रेशियो K² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस. क्या तुम जानते हो, ये क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूं 15. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पढ़ा तुमने, F इज इक्वल टू
के ई के Q1 ऐसा लिखता हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, या इसको अपन Q1 Q2 को E मान लें, तो F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ E स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन और आगे चलें तो कोई ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, ध्यान दो, तो K इज इक्वल टू FE इंटू आर स्क्वेयर अपॉन E स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। आगे चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Fg इज इक्वल टू G टाइम्स ऑफ ME इंटू ME अपॉन आर स्क्वेयर। सो G इज इक्वल टू Fg इंटू आर स्क्वेयर, Fg इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ME इंटू ME, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, सॉरी वैल्यू तो इसकी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस मास में गलती, चार्जेस में फर्क नहीं पड़ता, इसको पड़ता है। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के ई स्क्वेयर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी, तो क्या लिखेंगे, के की जगह में क्या लिख दूंगा, एफ ई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर डिवाइड बाय एफ जी इंटू आर स्क्वेयर इंटू एम पी अपॉन एम ई इंटू एम पी, ठीक है। अब अगर देखो तो सब कट जाएंगे, ये फोर्स भी बराबर है, अगर आपको न्यूटन लिखना था तो लिख देते, बोथ कैंसिल आउट, तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट विच इज डायमेंशनलेस। कुछ नहीं करना, ये बड़ा सा दिख जरूर रहा है, क्या है, के निकालो, जी निकालो, उठा करके इस पर रख दो, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वो बोल रहे हैं, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। हम इन दोनों का रेशियो निकालें, ठीक है। देखना क्या करते हैं, ये आगे समझ में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्स निकाला बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से के निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स से जी निकाला। मेरे बच्चों के ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी की जगह के और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मैंने गलती किया कि एफ ही लिख देता ना तो भी काम बन जाता, वैसे ही कट जाता, लेकिन अब आप लोग को ऑब्जेक्शन हो जाता, ये एफ ई एफ जी कैसे काट दिया, इसलिए मैंने न्यूटन लिख करके अलग कर दिया, सब कैंसिल हो गया। अब वो कह रहे हैं कांस्टेंट को देख करके ये बताओ कि लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये अब भी किया था अपन ने, फिर एक बार देखते हैं, देखना। नंबर 2 किसका क्वेश्चन नंबर, दैट क्वेश्चन नंबर इज 15 नंबर 2, 15 बाय नंबर 2। चलो, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स ऑफ ई इंटू पी अपॉन आर स्क्वेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ME into MP upon R square. Therefore, ME upon FE upon FG is equal to KE square, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, K टाइम्स ऑफ ME, सॉरी G टाइम्स ऑफ ME into MP। जब इन सब की वैल्यू अभी मैंने आपको भरना सिखाया था थोड़ी देर पहले, तो FE is coming to be as 10 to power of 39 टाइम्स ऑफ FG। ये क्या सिग्निफाइज करता है, इट signifies that FE is far greater than FG। कुछ नहीं, उन्होंने बोला ये क्या बतला रहा है, ये तो आपने कहा इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, आर स्क्वायर एंजॉय कर जाएगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इट्स वैल्यू इज कमिंग टू बी 10 to the power of 39 FG। व्हाट डज इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स व्हाट आई हैव प्रूव्ड।
अर्लियर वी हैड गॉन थ्रू, याद रखना ये अलग है, ये पूरा एक है। दिस इज 15(1), दैट वाज 15। अच्छी तरह लिखिए, राइट इट। चलें बेटा, अब आगे चलो। Shall I raise this? Now. बहुत ध्यान से, प्लीज बीवेयर, चूक नहीं करिएगा, ध्यान से लिखिएगा। दीज नोट्स याद रखो, इन्हीं को ही घुमाया जाता है, कुछ भी नहीं। फालतू दिमाग ज्यादा चलाने की, अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे चलो। अब आते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 16। वो 15 था, याद रखिएगा, मैंने 14 शायद बोल दिया, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग इज क्वांटाइज। लिखो 16 में, फॉलो द नोट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वो लिख देना, डेफिनेशन। चलिए अब इसको लिखो, 16 का बी पार्ट। बी पार्ट कह रहे हैं, व्हाई कैन वन ignore quantization of electric charge when appear on with macroscopic, that is large scale charges। देखो पहला वाला तो लिख देना क्वांटाइजेशन क्या है। दूसरा सुनो, वो देखो मैंने आपको लिखवाया था लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने बोला था ऑलवेज पॉइंट चार्ज शुड बी यूज्ड। बड़ा पॉइंट चार्ज की जो मैंने लाल पेन से भी लिखी, जो बच्चे गंभीरता से मुझे सुन रहे थे उन्होंने रेड इंक भी लगाया, रेड मार्क दिया होगा उसको। तो मैंने क्या बोला था, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मीन साइज लेस, ऑल्दो इट पजेस मैग्नीट्यूड बट साइज लेस। तो वो कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ी बॉडी के लिए लागू क्यों नहीं होता। तो लिखो, राइट, मैं डिक्टेशन दे रहा हूं, राइट, बिकॉज E is very small, electron is very small, and small n is very large। देखो ये था ना, Q is equal to NE, n बहुत होता है, ये छोटी सी वैल्यू 1 पॉइंट लिख लो 10⁻⁻19, कितना गरीब टाइप है, n कुछ भी होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो लिखो, because E is very small and n is very large, so Q behaves as it is continuous। Q behaves as it is continuous, that is, यानी क्या होगा, ऐसा बिहेव करेगा कि ये चार्ज पूरे में कंटिन्यूअस है, कहीं का कहीं इधर होगा या उस तरफ होगा। बिहेव कंटिन्यूअस, दैट इज, यही लिखना जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज इफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज कंटिन्यूअसली, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो याद रखना, बड़ी बॉडी को करोगे तो चार्ज कंटिन्यूस फ्लो करेगा, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते छोटे पॉइंट चार्ज के लिए। मैंने हर बात पे याद रखना, जो बात है जरूरी, सबको मैंने लाल पेन करा दिया, रेड पेन जहां बोल रहा हूं वहां यूज करना, उसके बियॉन्ड पेपर नहीं जाएगा। आगे चलो। When a glass rod is rubbed, क्वेश्चन नंबर 17, बार बार चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर जाना। When glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both. A similar phenomenon observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. मैंने बोला था बेटा, ध्यान से सुनो, charging can be done by 3 processes. Number 1 was charging by friction. When one body is rubbed over another, then both the bodies acquires equal and opposite charges। याद आ रहा है, मैंने एक बहुत बड़ी 9 शब्द ग्लास लिखवाया था, ग्लास, फ्लैनल, वूल, सिल्क, मेटल, याद आ रहा है, मैंने ऐसे लिखवाया था। मैंने बोला था अगर ये कोई 2 बॉडी है, ये फ्लैनल, अगर आपने इसको इससे रब किया तो फॉर्मर विल एक्वायर, ये पहली वाली बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल टोटल द सम ऑफ द चार्ज विल बिकम 0, हेंस इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
मैंने आपको फिर से सुनो, मैंने बोला था चार्जिंग बाय 3 प्रोसेस। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 चार्जिंग बाय कंडक्शन, नंबर 3 चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अपन फ्रिक्शन की बात करें, व्हेन वन बॉडी रब्स ओवर अनदर वन, देन सर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूसेस ओवर ईच अदर। एक को दूसरे से रगड़ोगे तो रगड़ने में बराबर और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे पर आ जाएंगे। मैंने एक आपको चेन दी थी, मैंने आपको 9 एलिमेंट्स दिए थे। मैंने कहा था पहला, जो पहले कोई भी फॉर्मर एलिमेंट दूसरे से लड़ेगा, रगड़ोगे आप, तो पहला वाला पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो होने में ये होगा जितने यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतने यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कमिंग आउट टू बी 0। हैंस इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखो, मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, राइट। लिखो, on rubbing glass rod with the silk, on rubbing glass rod with the silk, glass rod, on rubbing glass rod with the silk, glass rod acquires positive charge and silk, glass rod will acquire positive charge and silk will acquire negative charge। ये लिखो, दूसरी लाइन पे लिखो, it is observed that the positive charge developed on the glass rod, it is observed that the positive charge develops on the glass rod has the same magnitude It is observed that the positive charge developed on the glass rod has the same magnitude as the negative charge developed on the silk cloth. It is observed that positive charge developed on the glass rod has the same magnitude as the negative charge developed on the silk cloth. So total charge after rubbing is zero as before rubbing following the law of conservation of energy. Following the law of conservation of energy. ठीक है, अब आगे चलो। समझ में आ गया ना? जब आप इसको इससे रब करोगे तो फॉर्मर है, देखो मैंने लिस्ट दी थी, उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज 0। जो पहले था वो बाद में हो गया। Hence it obeys law of conservation of energy. Charging by friction obeys law of conservation of energy. चलिए, come to question number 23. No, sorry. एक क्वेश्चन मैं लिखवाना शायद भूल गया आपको। Question 18 is also force, Coulomb's law. 18 में भी टिक कर लो, 18 चलो, ये करा चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये कहते हैं point charge QA 2 microcoulomb minus 5 microcoulomb 2 coulomb minus 5 microcoulomb are located at the corner of the square ABCD. देखो कितना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, थोड़ा आपको सॉलिड समझ में आए। ये लो, there is A, B, C and D. QA is equal to 2 microcoulomb. QB is equal to minus 5 microcoulomb. QC is equal to 2 microcoulomb. QD is equal to minus 5 microcoulomb. Okay? Microcoulomb.
are located at the corner of the square of side 10 centimeter, 10 centimeter, 10 centimeter and 10 centimeter. Know what they are saying? They are saying, what is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अगर वो कहते हैं यहाँ पर सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन इट? लो देखो, ये तो सबका डिस्टेंस एक ही होगा, इसको a मान लें, ये भी a, ये भी a, ये भी। डोंट वेस्ट द टाइम कि कैलकुलेट अभी अपन कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, और निकालना है तो निकाल ही लो, खत्म करो बात को। क्या हो जाएगा? a इज कमिंग टू बी एज रूट ऑफ 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 होल स्क्वायर। ध्यान देना, OA है ना, तो a इज इक्वल टू कितना होगा? रूट ऑफ कितना आ रहा है? 10 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर ऑफ -4। समझ गए ना? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। मैं चाहता सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकता था, लेकिन चलो ठीक है। अब ये हो गया क्या? a इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2। क्लियर? ये सब अगर करोगे, नो सॉरी, it is coming to be as 2 into 10 to power of 10 to power of 1 plus 1 -2. That is coming to be as a is equal to root 2 into 10 to power of -1 centimeter. So a by 2 is equal to 1 upon root 2 into 10 to power of -1 centimeter. Am I right? देखो, इसका आएगा 10 to power of -2, इसका भी आएगा 10 to power of -2, कॉमन कर लिया तो 1 plus 1 2, इसको सॉल्व किया तो रूट 2। अब देखना ध्यान से, OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to 10 to power of -1 upon root 2 meter, not centimeter, मीटर। ठीक है? अब देखो बहुत ध्यान से, फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A क्या होगा? इट विल बी अवे। Force acting on O due to B, it will be towards. Why? Because negative charge will attract the 1 microcoulomb charge. Force acting on O due to 2 microcoulomb charge, again away, FOC. Clear? फिर आ जाओ, क्या बोलते हैं? Force acting on O due to B, no sorry, due to D, ये माइनस है ये प्लस है, it will attract FOD। पक्का? तो लो देखो, FOA is equal to क्या होगा? K times of 2 into 10 to power of -6 इंटू, जानबूझ के मैं वैल्यूज नहीं रख रहा हूँ, इंटू 1 into 10 to power of -6, K की वैल्यू बोल रहा हूँ, अपॉन A by that is 10 to power of -1 by root 2 whole square. That is along कहाँ हो जाएगा? Along this is OC, along OC. Now force acting on O due to B, that is K times of, फिर से याद रखना कोई चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 5 into 10 to power of -6 into 1 into 10 to power of -6 upon 10 -1 by root 2 whole square, that is along, देखो, force acting on B, that is along OB, तो that is along OB। फिर आगे चलिए, ये OB ना नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू C, तो क्या होगा? K टाइम्स ऑफ, ध्यान रखना, 2 into 10 to power of -6 into 1 into, मैं जानबूझ के पूरे डिटेल में करा रहा हूं जिससे कि ये क्वेश्चंस में आप गलती ना करें। ये होगा कितना? ये होगा कितना? 10 to power of -1 by root 2 whole square, that is again along OC। देखो C और O के बीच कहाँ लगेगा? इट इज along OA। ठीक है, तो इट इज along OA।
ठीक है। फिर FOD इज इक्वल टू K इंटू, याद रखना चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है, 1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 10 टू पावर ऑफ -1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर, दैट इज अलोंग D के लिए क्या लिखोगे, अलोंग D इज टुवर्ड्स OD, ठीक है। अब देखना F1, देखो FOA एंड FOC, देखना FOA and FOC both are opposite to each other. F1 is equal to FOA minus FOC which is equal to 0. F2 is equal to FOB minus FOD which is equal to 0. There F is equal to 0. वैसे तो देख के पहचान लेते, इक्वल एंड ऑपोजिट 2 मिनट में कर लेते, लेकिन अगर आए तो ये आपको इस तरह सॉल्व आउट करना है, राइट इट। ये करवा चुका हूं, ये बनना चाहिए। O पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये और ये दोनों अपोजिट, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट 0, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट 0, and the total force coming out to be 0, isn't it? Write it. करो ना, इज इट ओवर? समझ में आ गया ना? ये अपन कर चुके हैं, मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे सवाल कराए हैं। चलो अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन और जल्दी करते हैं, 2 पल में हो जाएंगे, फिर ये फ्री, फिर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको वो भी भेजूंगा, एक PDF और भेजूंगा 2-3 दिन बाद दूसरे एग्जाम्स की। मंडे से अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लास फ्रॉम मंडे। मंडे मतलब कौन सी तारीख हुई, आई एम नॉट श्योर, आज कितनी तारीख है, 3 है ना, 4 है आज, तो फ्राइडे 5, 6 सैटरडे, 7 एंड 8, फ्रॉम 8 आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। 2-3 डेज विल बी डेमोन्स्ट्रेशन। जो फॉल्ट हो मुझे बताइए, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ सॉलिड से सॉलिड करने की, बिल्कुल इससे बेटर चलेंगे, एक पॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद आपको एनरोल होना पड़ेगा, जो बच्चे एनरोल हो जाएंगे वो कंटिन्यू करेंगे। चलो question number 23. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to power of -7 coulomb. 3 into 10 to power of -7 coulomb. कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो। Estimate the number of electron transferred from which to which. Number 2. If there is a transfer of mass from wool to polythene. देखो बेटा, ये कह रहे हैं एक वूल को, ठीक है, पॉलीथीन पीस से एक वूल को रब किया गया। ये पॉलीथीन पीस, ऐसा मान लो, ये पॉलीथीन और ये वूल, ठीक है, दोनों को रब किया। गौर करो मैंने कैसे लिखवाया था, याद करो, रब यानी क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग में कौन सा होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला था ग्लास, था कि नहीं, फिर फ्लैनल, याद आ रहा हो, फिर वूल, है ना, फिर आगे चलते चले जाओ, मेटल के बाद आया था रबर को पॉलीथीन मान लो, वही लगभग थोड़ा बहुत। तो पहले वूल है, बाद में रबर है, तो पहला वाला क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा वाला क्या एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। फॉर्मर विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, सॉरी, फॉर्मर विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, लेटर विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। हेंस लिखो, राइट, पहले तो लिख लो, wool will acquire positive charge whereas polythene will acquire negative charge. Estimate the number of electron transferred from, कहां से कहां ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अरे भाई ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है ना बेटा, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। जब तो मैंने बोला था ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, स्कैसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन इट इज बीइंग रब्ड, this former acquired the positive charge, that means it has transferred the electron, that means wool has transferred the electron from its own to the polythene। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन will
ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है बेटा, अब कितने, तो Q बोले तो Ne, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो N बोले तो चार्ज को दे दिया था उन्होंने 3 × 10⁻⁷ upon 1.6 × 10⁻⁹, that is Q is equal to N into E, ये और लिख देता हूँ, therefore N is equal to Q upon E। हो गया, इतना आ गया। फिर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इफ देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द मास, सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है ना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो मास ट्रांसफर m is equal to, that is n into mass of the electron, m is equal to 3 into 10⁻⁷ into 9.1 into 10⁻⁻31 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 किलोग्राम। Is it clear? फिर से वूल को पॉलीथीन से रगड़ा, क्या होगा, फॉर्मर विल एक्वायर पॉजिटिव, लेटर विल एक्वायर नेगेटिव। अगर जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए, वूल टू पॉलीथीन। अब कितने हुए, तो n is equal to charge upon E, charge they had given, this much charge is being transferred, तो charge upon this। उसके बाद बेटा उन्होंने बोला क्या मास भी होगा, हाँ बहुत गरीब टाइप ही क्यों ना, होगा तो जरूर, क्योंकि मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता तो ये होता है 9.1 × 10⁻31, तो n से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट दिस मच नंबर। ये सॉल्व करना वैल्यूज, नहीं सोचो सर ने छोड़ दी अपन भी छोड़ दें, एंजॉय, नो, यू हैव टू डू इट। चलो अब अपन आते हैं 24, 25 एक दूसरे से इंटरलिंक, आखिरी क्वेश्चन इस पर। चले shall I erase this now? बना लेना थोड़ा सा अच्छी तरीके से, इसको चाहो तो ऐसा दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन इधर बना देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जिससे तुम्हारे दिमाग में फंड लिख लेना, फॉलो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कहाँ थे कैसे थे, उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। फॉलो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आगे चलो बेटा, 2 क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम आपको फ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें फिर वही पुरानी बात, क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन, मैंने डिटेल में कराए हैं, कंडक्शन पे न्यूमेरिकल अलग से भी कराए थे उन दिनों, अब फिर से आ गया वही क्वेश्चन। Two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic if the charge on each is this much? Radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. फिर बाद में दूसरी बात करेंगे, पहले एक कर लें। ये कहते हैं, देखना ध्यान से, 24:1, ठीक है, 2 charge sphere A and B, this A and B are separated, no sorry, very sorry, 2 charge A and B are separated by a certain distance, that is R equal to 50 centimeter। ठीक है बेटा, बहुत छोटे, ये बड़ा बना रहा हूं तो समझने के लिए, ठीक है। और ये हुआ Q1 is equal to Q2 is equal to Q, which is equal to, they had given us 6.5 into 10⁻⁷ कूलम। दोनों का रेडियाई बहुत गरीब टाइप है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F क्या होगा, F is equal to 9 into 10⁹ into, नहीं पहले तो मैं सिंपल लिख दूं, K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये काम आएगा, ध्यान रखना, अपन को जल्दी करने की भी हैबिट डालनी है। 9 into 10⁹ into 6.5 into 10⁻⁷ होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50 into 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। जो भी आंसर आ जाए इतना न्यूटन, पक्का। अब आगे चलो बेटा, बड़ी मजेदार बात, ये कहते हैं B, this is A, now B,
What is the force of the repulsion if each sphere is charged double above the amount and the distance between them is halved? लो B देखो, Q1 is equal to Q by 2, Q2 is equal to Q by 2, ठीक है, and R dash is equal to twice of R. What will be the new force? F dash is equal to Q by K times of, ध्यान देना बेटा, K times of Q by 2 into Q by 2 into twice of R whole square. It is equal to 1 upon 16 times of Q square upon K times of Q square by R square. मैं थोड़ा गरीब टाइप लिख रहा हूँ, थोड़ा ढंग से लिख दूँ, नहीं तो आप परेशान होगे. K times of Q square upon 16 times of R square, that is 1 upon 16 times of F. ठीक है, तो F dash यहां मैं थोड़ा लिख देता हूं, F dash is equal to F upon 16. तो जो वैल्यू आपकी F की आएगी वो आप यहां रख दोगे. क्लियर? ध्यान रखना, इधर से मैं ऊपर गया हूं. क्लियर? तो what is the force of the repulsion if each sphere is charged double? मैंने गलत कर दिया ना, इनने क्या बोला है? Each sphere is charged double and the distance between them is half. मैंने क्या कर दिया? Charge is half and distance is double. I'm sorry boys and girls, please, very very sorry. F is equal to this much Newton. B पर आओ, मैंने भाई मिस्टेक कर दिया. Q1 is equal to, फिर से एक बार देख लूं, sphere if the charge is double twice of Q, Q2 is equal to twice of Q, ठीक है. R dash is equal to half of the R, ये है ना. If the force of the repulsion, if each sphere is charged double the amount and the distance between them is half. अब देखो बेटा, F dash is equal to K times of 2Q into 2Q divide by R by 2 whole square. So F dash is equal to 16 times of K Q square upon R square, 16 times of F. तो जो भी आंसर आ जाए आपका F का, वो इस पे रख देना इधर से. वो मैंने उल्टा कर दिया तो 1/16 आ रहा था, है ना. तुरंत फोन कर दे, सर ये मिस्टेक इसलिए मैंने करा दिया. अब आगे की बात सुनो, इसको नाम मैं पहले दे दूं A और B. दिस इज A, दिस इज B. अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 25 इसी का आगे का रूप है. ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से, पहले मैं बना दूं, ये A, ये B, ये B. सुनना ध्यान से, दोनों बराबर मान के चलना, नहीं तो सोचो कि सर ये कैसा बना रहे हो आप. Now listen, what they are saying. Suppose A and B in above exercise have identical size. Third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then in contact with the second, and finally removed from the both. What is the new force of repulsion between A and B? ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो. ये Q1 is equal to Q, Q2 is equal to Q, ये दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस R. अब एक अनचार्ज आता है यहां पर, पहले इससे टकराता है, ध्यान देना. Q3 is equal to 0. जब ये टकराया, ये C, तो टकराने के बाद ये क्या हो गया? A will be Q by 2, Q1 will be equal to Q by 2. मैंने क्या कर दिया? एवरेज निकाल दिया, पल्ला पल्ले पड़ा. अब ये C Q by 2 जा करके इससे मिला, तो Q3 या Q that is coming to be, जब इससे मिला तो it is Q dash is equal to Q by 2. इससे जाके जुड़ गया. फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, बस यही है सब कुछ. A था, B था, अनचार्ज आके इससे जुड़ा, पहले ये गेंद आके इससे जुड़ी, तो बेटा दोनों के बीच चार्ज क्या हुआ? बट गए, तो ये हो गया Q by 2, ये Q by 2. अब ये मैं ऐसा ना बनाऊं, मैं ये बोलूं नहीं यही ठीक है. फिर उसके बाद मैं इसको ले गया यहां, तो अब ये Q by 2 था,
Q/2 जाके इससे मिला, Q/2 जब इससे मिला तो B क्या हो गया, इन दोनों का एवरेज, तो क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q प्लस Q/2 डिवाइड बाय 2, तो Q2 इज इक्वल टू 1 और आधा 1.5 बाई हाफ इज 3/4 Q, तो ये हो गया 3/4 Q। इज इट क्लियर और नॉट? पहले देखो ये दोनों रखे हुए थे r डिस्टेंस पर, ये गया अनचार्ज मिला तो दोनों क्या हो गए, आधे आधे, Q/2। अब ये आधा चला जाके इससे मिला, अब फिर ये दोनों बढ़ गए, फिर इनका एवरेज निकल आया, तो क्या होगा, ये 1 था ये आधा है, तो 1 और आधा का एवरेज कितना होगा, 1.5 डिवाइड बाय 2 इज 3/4, तो 3/4 ऑफ Q। तो अब इनने बोला व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, F K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q/2 इंटू 3/4 Q अपॉन R स्क्वायर। Am I right? तो further F is equal to 3 upon 8 times of K Q square by R square, F is equal to 3/8 times of F। फिर से देखो कितनी अच्छी बात है, चालाकी पढ़ना, साइजेस आर हिंट, जो बच्चे पढ़ने में तेजी से समझदारी से पढ़ रहे हैं, साइजेस आर identical, that's why you should not forget, we will always find average of it. If they would have been the different in size, what we have done, we have gone through like this, QA is equal to Q times, दोनों को जोड़ लेते, total charge, Q times of RA upon RA plus RB, QB is equal to Q times of RB upon RA plus RA। वो करते कब, जब साइजेस अलग होती, वो दूसरे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता। आपने गौर किया होगा बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेट साइज की बातें ज़्यादा हुई हैं। लिखो जल्दी, एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, या आप घर में ट्राई करना, देखो आप कर पाते हो या नहीं। सो दिस एंड्स, अब इसमें थोड़ा सा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, तो वो हम जब वो कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तब उसमें कराएंगे। याद रखना, आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस फ्रॉम कमिंग मंडे, दैट इज फ्रॉम 8th of June। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं रहेगी, रेगुलर क्लासेस लगाता रहूँगा मैं। तो और इस बार दिसंबर कहीं भी मेरा जो लीव रहता वो कुछ भी नहीं होगा, सेफ टू बी, नो नीड टू वरी। नाउ एक क्वेश्चन लिखो, बहुत दिन से चाह रहा था लिखवाना, बस भूल जाता था। अरे हाँ लिखो, ए फ्री पिथ बॉल, ये होमवर्क है, ये करके दिखाना मुझे। ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, ध्यान से, ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज a positive charge of, a free pith ball of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to power of minus 10 coulomb. A free pith, PITH, a free pith ball of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to power of minus 8 coulomb. What must be the nature के नीचे लाइन खींचो, and the magnitude of the charge should be given to the second pith ball what must be the nature and the magnitude of the charge should be given to the second pith ball fixed 5 centimeter below vertically the former pith ball so that the upper ball may remain stationary।
फिर से बोलता हूँ, ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम. What must be the nature and the magnitude of charge should be given to a second pith ball fixed 5 cm below vertically the former pith ball below second pith ball fixed 5 cm below vertically the former pith ball so that the upper ball may remain stationary. ज़रूर करो, इसका उल्टा भी अपन चर्चा करेंगे. तो अब मेरा यहाँ पे आज इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग ख़त्म है. इसमें बस मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं कराया, उसमें कराऊंगा. फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरा क्या बोलते डेमोन्स्ट्रेशन आपकी क्लास जो देनी थी मैंने किसमें दी है कि आप समझ लें मैं कैसा इसमें कर पा रहा हूँ. चूँकि मैं जा भी नहीं सकता था बाहर, कंटेनमेंट में था. अब मैं फ्री हो गया हूँ. तो नाउ फ्रॉम मंडे आई विल बी टेकिंग रेगुलर क्लासेस बी देयर. एंड जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो मेरे को मेल आईडी भेज दें जिससे भी रजिस्ट्रेशन होगा. वो बाकी मैं बात आपसे बाद में करता रहूँगा. आप उसमें जुड़े हुए व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे हमारी आपकी बात होती रहेगी. हैव अ नाइस टाइम. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्टे सेफ, स्टे होम. गुड नाइट.